तो आपने तैयारी कैसे करी जेई की? आपका रैंक क्या था और आपने तैयारी कैसे करी? हाउ वाज योर स्कोर ओवरऑल? मेरा जेई मेन में रैंक था 28 और जेई एडवांस में रैंक था 115। जेई एडवांस में मेरा स्कोर था 282 आउट ऑफ 360। 282 आउट ऑफ 360। तो आपके कुछ गलत भी हुए क्वेश्चंस? मेरा नेगेटिव मार्किंग नहीं हुआ, मेरा पॉजिटिव स्कोर 285 था और सिर्फ 3 ही मार्क गलत किए थे। मतलब जितना किया था सही था, एक्यूरेसी अच्छा। अच्छा, वेरी नाइस। तो क्या आपने कुछ छोड़े क्वेश्चंस? कुछ थे ऐसे क्वेश्चन जो छोड़ने पड़े? क्वेश्चन कुछ छोड़ दिए जो मेरे से नहीं होते थे और कुछ सिली मिस्टेक वगैरह हो गए। ओके, किस तरह का सिली मिस्टेक? जैसे कि प्लस माइनस कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं होती, बट वो कुछ एग्जाम हॉल में सिंपल कॉन्सेप्ट ना करना है, इंटीग्रल पार्ट छोड़ देना, वही सब गलती हो जाती है। या एक डर रहता है कि मल्टी करेक्ट में ये डर रहता है कि एक भी ऑप्शन गलत हो गया तो -2 हो जाएगा, तो इसलिए डर की वजह से एक ऑप्शन मार के एक ऑप्शन छोड़ दिया, तो 1 मार्क मिला उसको। ये सब भी सिली मिस्टेक। और क्या मतलब ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा था आपका? मतलब जेई की तैयारी करने का और सब कितने घंटे पढ़ते थे आप? हाउस मतलब पहले जब थ्योरी चल रहा था तो दिन भर 4 घंटे थ्योरी पढ़ के 2 घंटे क्वेश्चन करने से सही रहता, और जब खत्म हो गया सिलेबस तो दिन में टेस्ट दे देता था। मतलब जितना पॉसिबल हो सके आप दिन में 1 टेस्ट दे सकते हो, 1 टेस्ट दे दो। जेई मेन का है तो 2 टेस्ट दे सकते हो, फिर थोड़ा थ्योरी रिवाइज कर लो। और ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि जो भी टेस्ट दे रहे हो उसमें मैं क्या करता था ना, एक कॉपी बना के रखा था और आज तक टेस्ट में जितने भी क्वेश्चन गलत हुए वो एक जगह लिख के रख देता था, तो जो गलत हुए उसे बार बार देखने, मतलब वैसी जो एक बार गलत हो गया वो जैसे दोबारा गलती नहीं होनी चाहिए। तो जो क्वेश्चन गलत होता था उसे मैं एक मतलब सेपरेट करके रख देता, ये मेरी गलती है, क्या गलती कर रहा हूँ मैं ये देखना है, एनालिसिस करना है कैसे कॉन्सेप्चुअल गलती है या कैलकुलेशन गलती है या नहीं आती, तो ऐसे देख के ही करता था मैं। तो फिर जब तक ये खत्म हुई आपकी प्रिपरेशन 2 साल में, तो कितनी नोट्स बन गई आपकी? ऐसे नोट्स तो बनाए थे जितना मतलब क्लास जो में गलत हुए बनाए आपके, थे, जो आप गलत हुए जब आप नोट करते थे तो नोट करता था या स्क्रीनशॉट उठा के पीडीएफ बना के रख लेता था, या टीचर लोग भी हेल्प करते थे, वो भी टेस्ट से निकाल के अलग से मुझे मैंने क्या क्या गलती किया पीडीएफ बना के दे देते थे। और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते करते तो मतलब जैसे कि एडवांस में हमें स्क्रिबल मिलती है, मतलब इस टाइप का कुछ स्क्रिबल मिलता है, और घर पे अगर हम बड़ा कॉपी पे प्रैक्टिस करें तो आदत रह जाती है। तो मैंने क्या किया ना, पापा को बोला वो पेपर खरीद लो, तो मैंने हाथ से स्क्रिबल बनाए खुद इतना साइज का, और उसी साइज का ही स्क्रिबल लेके मैंने एग्जाम प्रैक्टिस किया कि जैसे कि बड़ा क्वेश्चन तो एग्जाम हॉल का जैसे एक्सपीरियंस आए तो रियल टाइम प्रैक्टिस जैसे मतलब स्क्रिबल में ही रफ करता था, क्योंकि उसी एग्जाम में भी उसी साइज में ही करना है, तो बड़ा क्वेश्चन हो तो पेज पलट के देखना है, छोटा लिखना है, ये सब मैं स्क्रिबल बना के करता था। तो कुछ लोग कहते हैं 3 घंटे बैठना भी मुश्किल होता है, उसकी भी आदत पानी चाहिए। ऐसे तो बहुत, मैं तो मास्क पहन के भी एग्जाम दिया हूँ घर पे, क्योंकि एग्जाम हॉल में मास्क पहन के एग्जाम देना पड़ता है। पंखा बंद करके एग्जाम दिया हूँ कि अगर एग्जाम हॉल में लाइन चला गया तो 3 घंटे बैठ जाते हैं। मतलब आदत डालनी चाहिए, पहले मुश्किल होगा फिर आदत डल जाती है। और कैसे पीसीएम में आपको कौन सा पसंद है? आपने कैसे मतलब 11th में क्या करा, 12th में क्या करा, कब 10th से आपने तैयारी शुरू करी? 11th से शुरू करी। और 11th में कैसे शुरू करी? हाउ डिड यू कम टू नो अबाउट जेई? क्या आप सोचते थे कैसे, क्या व्हाट वाज योर ओवरऑल थॉट? मुझे बायोलॉजी पढ़ना नहीं था, बायोलॉजी पसंद नहीं था, इसलिए मैंने इंजीनियरिंग ले ली, क्योंकि मेडिकल में बायोलॉजी पढ़ना पड़ता है, तो बायोलॉजी को मैंने हटा ही दिया अपने कोर्स से पूरा। तो मैथ्स पढ़ना अच्छा लगता था। 11th में जो पढ़ाते थे उसे आके पढ़ता था, क्वेश्चंस करता था थोड़ा थोड़ा। 11th में इतना अच्छा पढ़ाई नहीं, 12th में पूरा और एक बार जैसे 12th में जो पढ़ा है उसका अच्छे से पढ़ा, एडवांस्ड क्वेश्चंस किया, और 11th में जो छूट गए थे उसको भी रिवाइज करना पड़ा। और मैथ्स सबसे अच्छा लगता था, और पहले फिजिक्स थोड़ा बेकार लगता था, पर बाद में ये कि तीनों सब्जेक्ट को इक्वली रखना पड़ता है वरना एग्जाम में प्रॉब्लम आ सकती है। और मैथ्स आपका फेवरेट है? हाँ। मैथ्स में भी कोई पर्टिकुलर टॉपिक? नहीं, कुछ भी, सब कुछ, एवरीथिंग इज। हाँ। और कुछ लोग कहते हैं मैथ्स बहुत ज्यादा टफ होता है जेई का। मैथ्स जेई का टफ नहीं होता, मतलब ये सोचते हैं कि हमने अगर 20 क्वेश्चन दिए हैं आर.डी. शर्मा किसी किताब में, तो उसी 20 क्वेश्चन के टाइप के क्वेश्चन नए आए तो हम नहीं कर सकते, इसलिए टफ होता है। कि एडवांस में सारे क्वेश्चंस नए टाइप के होते हैं, पर कॉन्सेप्ट समझ लिया तो एग्जाम एडवांस के सारे क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट के बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाता। तो मैथ्स में क्या कंसेप्ट होगा? मैथ्स में तो कंसेप्ट ही होता है, मतलब ये जितना होता है कि पाराबोला है तो पाराबोला के बारे में क्या क्या चीजें सारे पढ़ लो, याद रख लो, पाराबोला जो भी क्वेश्चन आएगा हो जाएगा। तो जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है,
क्वाड्रेटिक फंक्शन में डिस्क्रिमिनेंट हो गया, मल्टीप्लिकेशन ऑफ रूट्स हो गया, ऐसा कुछ हो गया, वो सब याद रखना है, पर अपने को तो अपना तरीका बनाना है। पहले तो आधा पर मैं एग्जाम में ग्राफ का बहुत यूज करता था। पहले अपना ग्राफ स्ट्रॉन्ग करना है, कोई भी इक्वेशन दिया आप एक्चुअली रफ ग्राफ तो बना ही सकते हो। ओके तो क्योंकि ग्राफ स्ट्रॉन्ग होगा तो एक तो डिफरेंशिएबिलिटी कंटिन्यूटी के सारे क्वेश्चन सही होंगे पहले, अगर ग्राफ आपका बहुत सही है। और नंबर ऑफ रूट्स देते हैं वो कोई बच्चा सॉल्व करने में, और अजीब सा क्वेश्चन कि थर्ड डिटरमिनेंट है, ये कोई इन्फ्लेक्शन पॉइंट है या नहीं, तो ग्राफ अगर स्ट्रॉन्ग हुआ तो ग्राफ। तो मैंने ऐसे सीक्वेंस में किया था 11 से कि पहले बेसिक्स पढ़ा, मतलब ग्राफ्स वगैरह, फिर ट्रिगोनोमेट्री, फिर सीक्वेंस सीरीज, फिर कॉम्प्लेक्स नंबर, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्योंकि क्वाड्रेटिक्स में कॉम्प्लेक्स नंबर की जरूरत है क्योंकि रूट्स कॉम्प्लेक्स आते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर में सीक्वेंस सीरीज की जरूरत है क्योंकि वो डिफरेंट टाइप ऑफ समेशन आते हैं। सीक्वेंस सीरीज में ट्रिगो की जरूरत हो सकती है क्योंकि ट्रिगो में भी तो ऐसे पढ़े, मतलब हर टॉपिक आपस में इंटर रिलेटेड होता है, मतलब ऐसे तो ऐसे पढ़ने से सही रहता है। और ट्रिग्नोमेट्री में जैसे इतने सारे फार्मूला होते हैं, sin 3 थीटा, tan 3 थीटा, ये वो तो 10-12 फॉर्मूले तो याद ही रखने पड़ेंगे, वरना और फिर ऐसे ज्यादा तो नहीं है, कुछ 3 थीटा वगैरह है, वो 3 थीटा भी तो हम डिराइव कर सकते हैं ना, sin थीटा प्लस 2 थीटा, मतलब फॉर्मूले के डेरिवेशन देख लेने से इतना जल्दी प्रैक्टिस हो जाता है कि मतलब एग्जाम हॉल में फॉर्मूले भूल भी गए तो 2-3 लाइन लिख के वो छोटे छोटे फॉर्मूले आ भी जाने चाहिए। और अगर आप बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने लगते हैं तो रिजल्ट की तरह याद भी रख सकते हैं, क्योंकि आपको अगर एग्जाम में बहुत ज्यादा मार्क्स लाने हैं तो काम आते हैं। कि क्वेश्चन देख ऐसा होता था कि बार बार इतना क्वेश्चंस कर लिया कि जैसे कि एक होता है समथिंग लाइक sin क्यूब थीटा या sin क्यूब थीटा बाय cos थीटा या tan 3 थीटा, तो ऐसे मतलब बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं कि ऐसे उस टाइप के क्वेश्चन करो तो याद ही रख लो, मतलब बार बार तो डायरेक्ट आया तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं एग्जाम में। sin 18 डिग्री कितना होता है? sin 18 डिग्री √5 - 1/4 होता है। और sin 15? sin 15 3 - 2√2 बाय, याद नहीं, मतलब निकाल तो आराम से। नहीं, पर मैं वही आपको जरा देख रहा था कि आपने याद रखा हुआ है या नहीं, क्योंकि sin 30 तो बहुत लोग याद रखते हैं, पर्टिकुलरली sin 15 और sin 18 तभी रखेंगे जब आपको पता है कि इसकी जरूरत पड़ सकती है। कई जगह ये काफी टाइम बचाता है। 1836 याद रख लेना चाहिए क्योंकि वो बहुत जरूरी, क्योंकि वो एग्जाम में डिराइव करने में भी टाइम लग जाता है, पर 1575 ये सब जल्दी से निकल जाएगा। और स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 5, क्यूब रूट ऑफ 5, इस तरह के नंबर्स याद रखने चाहिए। √2 √3 याद रखना चाहिए, क्योंकि हम क्यों मेहनत करें, जेई वाले हमेशा ब्रैकेट में दे देते हैं, जेई मेन वालों का पता नहीं, एडवांस वाले ऐसी गलती नहीं करते। पर अगर मैं पूछूं आपसे क्यूब रूट ऑफ 7 क्या होगा? क्यूब रूट ऑफ 7 तो ऐसे मैं सोचूं तो 17 तो नियरली 1.7 1.8 के बीच में होगा मुझे जितना लग रहा है। कैलकुलेशन बहुत फास्ट होनी चाहिए, मतलब अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर है 6 डिजिट 7 डिजिट तक भी तो आपका स्क्वायर रूट जल्दी से निकल रहा है 10-15 सेकंड में। उसके लिए कोई ट्रिक है, कोई तरीका है? बहुत तरीके हैं, मैंने मतलब बहुत सारे तरीके पढ़े हुए थे, मतलब क्यूब रूट, स्क्वायर रूट, मल्टीप्लिकेशन करना डिफरेंट तरीके से, मतलब नॉर्मल नहीं, कुछ अजीब तरीके से, जैसे वैदिक तरीके होते हैं। हाँ, वो मैंने पढ़ा है वैदिक, मतलब 10th तक मैंने वो पूरा पढ़ा है तो सभी याद है। तो कैलकुलेशन जल्दी हो रहा है तो आपका टाइम से हो रहा है वो। तो मतलब एक्चुअली नंबर्स इतने बड़े होते हैं 999 into 999, वो तो 998001 है ना? हाँ, वो बल्कि आसान हो जाते हैं। हाँ, वो ज्यादा आसान होते हैं। हाँ। और अगर हम बात करें बुक्स की, तो मैथ्स के लिए कौन सी बुक्स अच्छी हैं, कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए? क्या ज्यादा बुक्स पढ़नी चाहिए? ज्यादा बुक नहीं पढ़नी चाहिए, क्वेश्चन ज्यादा कर सकते हो, पर अगर अच्छे से करना है तो एक किताब पूरी कर सकते हो। मैं नहीं कर रहा हूँ वो वाला किताब, पर मैंने जितना थोड़ा क्वेश्चन भी किया हुआ है। विकास गुप्ता, पंकज जोशी का एक प्रॉब्लम बुक आता है, वो अच्छा होता है मैथ्स के लिए, और मैथ्स के लिए वो वाला किताब बहुत अच्छा है। पर जैसे कहते हैं लोग मैथ्स में बहुत सारे बुक्स में भी आंसर्स गलत होते हैं, तो खुद करके देखना चाहिए, आंसर की नहीं देखना चाहिए पहले, मतलब इतना क्वेश्चंस कर खुद पे कॉन्फिडेंस तो होना चाहिए कि मेरा जो आंसर आ रहा है वो सही है। तो एक एक क्वेश्चन करके आंसर चेक करना चाहिए पूरी एक्सरसाइज करने के बाद? पूरी एक्सरसाइज उसके बाद? हाँ। और मैथ्स की चलो एक बुक तो ये होगी हमारी प्रैक्टिस के लिए। और थ्योरी के लिए कौन सी बुक? टीचर पढ़ा है। अच्छा, जो भी टीचर पढ़ा, टीचर के ऊपर भरोसा करो। हाँ, टीचर के ऊपर भरोसा नहीं है तो आप अगर YouTube से वीडियो देखने लगे टीचर पढ़ाने के बाद, तो टीचर ने जो पढ़ाया 1 घंटा तो आप क्यों पढ़े उधर? टीचर ने मेहनत से पढ़ाया तो कुछ तो पढ़ाया है ना।
पर जैसे गैप भी तो आ सकता है ना टीचर से अंडरस्टैंडिंग में, नहीं समझ आया हमको पता। तो टीचर से ही पूछ लो, जो टीचर पढ़ा है उसी में समझ में नहीं आ रहा तो वो अच्छे से समझाएगा ना। अब YouTube में कोई अलग तरीके से पढ़ा रहा है, अपना टीचर अलग तरीके से, 5 टीचर से अलग अलग तरीके से पढ़ोगे कि इसका खुद कंफ्यूज हो जाएगा, फिर कुछ नहीं होगा। अभिषेक फील फ्री, अगर आपको लगता है कुछ भी वैल्यू ऐड करना है बीच में, आपका अपना व्यू पॉइंट हो जो सर मैं जो ये टीचर वाली बात बोल रहे हैं सर, मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा कि जो ये टीचर वाली बात बोल रहे हैं ये मतलब सबके लिए पॉसिबल नहीं है, ये उन्हीं के लिए पॉसिबल है जिनके पास क्वालिटी टीचर अवेलेबल है। और सर ये इंडिया की बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स है, मतलब प्रॉब्लम है कि मतलब सर हर बच्चे के पास अगर आप देखेंगे एवरेज तो सबके पास उतने सही टीचर अवेलेबल नहीं है कि वो उनके डाउट्स क्लियर कर सके। इसका मैंने मतलब पर्सनल एक्सपीरियंस किया है, मतलब मैंने मेरे दोस्तों ने पर्सनल एक्सपीरियंस किया है। इसलिए सर हम लोग यूट्यूब से, और इसलिए मुझे बुक्स पढ़ना ज्यादा पसंद है। मैं अपने डाउट्स जो है फिजिक्स केमिस्ट्री मतलब चाहे जो भी डाउट्स है मैं मतलब बुक से सॉल्व कर रहा हूँ, मैं ज्यादा प्रेफर करता हूँ एज कम्पेयर टू टीचर हो गया, ये मैं कहना चाहता हूँ। तो इसलिए मैं सजेस्ट करना चाहूंगा कि मतलब बुक पढ़ने की आदत डाल लेनी चाहिए, क्योंकि अगर बुक पढ़ने की आदत रहेगी तो मतलब यहाँ अगर आप मतलब इंजीनियरिंग में भी काफी हेल्प मिलती है, बीटेक फर्स्ट ईयर में इस वक्त काफी हेल्प मिलेगी। और अब हम चलते हैं फिजिक्स में कौन सी बुक अच्छी है आपके हिसाब से? अगर आपको बेसिक्स लेवल की पढ़नी है और अच्छे से बेसिक्स करना है तो एचसी वर्मा बेसिक्स के लिए बहुत अच्छा किताब है। उसमें थ्योरी तो कोई खास है नहीं। एचसी वर्मा में थ्योरी बहुत है। हाँ जितने से प्रॉब्लम्स है थ्योरी तो बिना से बहुत थ्योरी है, मतलब उसमें जितना अच्छे से समझा है सारी चीजें। और फिजिक्स में थ्योरी क्या होता है, F = ma ही होता है पूरा एनएलएम में, और बाकी सारे फोर्सेस फ्रिक्शन आ जाते हैं, उसे एक एक सॉल्व करके बड़ी सी चीजें उसे लिख देते हैं कि ये फॉर्मूला होता है कि S < m1 - m2/m1 + m2 × g। ये सब याद करने की बात नहीं होती, तो ये सब याद करने लगेंगे तो मतलब तो फिजिक्स नहीं करना है। एचसी वर्मा की सर स्पेशलिटी है सर, उन्होंने बहुत छोटे में अच्छी खासी थ्योरी एक्सप्लेन की, और सर वो क्वेश्चंस उनमें है तो सर क्वेश्चंस के थ्रू भी थ्योरी ही एक्सप्लेन कर रहे हैं। वो क्वेश्चन के थ्रू मतलब ऐसे बाकी की तरह प्रैक्टिस नहीं करवा रहे हैं, वो क्वेश्चन के थ्रू भी मतलब एक एक कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करते जा रहे हैं अपने एग्जांपल्स में, मतलब ऐसा है। और क्वेश्चंस करना है तो अगर थ्योरी हो गई तो इरोडोप करो, इरोडोप बहुत अच्छी किताब है करने के लिए। तो उसमें से मार्क करवा देनी चाहिए, सारे प्रॉब्लम्स तो काम के लिए सारे प्रॉब्लम तो नहीं है, पर अगर आपने पूरी थ्योरी पढ़ ली है तो आपको भी पता है कि कौन सा सिलेबस में है कौन सा सिलेबस में नहीं है, या आप टीचर से पूछ सकते हो। इरोडोप भी कर ली तो और बहुत सारे अच्छी किताबें हैं, या आप डिफरेंट जगह से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो कोई भी किताबों से पहले आपने अगर पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किया तो मैं किताबों से पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ज्यादा प्रेफर करूंगा। किताब से भी पहले किताबों के क्वेश्चन से पहले मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ज्यादा प्रेफर करूंगा। पर क्वेश्चन होते नहीं, अटेम्प्ट करने लगो समझ ही नहीं आता, थ्योरी तो आसानी समझ आती है, प्रॉब्लम करने लगो दिमाग में घुसती, दिमाग में मतलब तो आप थ्योरी पढ़ ही नहीं रहे, आप ऐसे रटने के लिए पढ़ रहे, आप कुछ समझ ही नहीं रहे कि आप एप्लीकेशन बेस्ड कुछ पढ़ाई नहीं कर रहे। क्योंकि मैं ऐसा करता था कि जैसे अगर कोई टॉपिक खत्म हुआ, जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स खत्म हो गया, तो मैं कोई किताब या एचसी वर्मा वगैरह से क्वेश्चन करने से पहले मैं पकड़ लेता था कि एक कोई कहीं से मिल टॉपिक वाइज प्रीवियस क्वेश्चन कहीं से भी मिल जाता है। तो जेईई मेन के आज तक के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कितने क्वेश्चन आए, पहले के क्वेश्चन 2001 उसमें छोटे छोटे क्वेश्चंस आते थे, तो आपने अगर कॉन्सेप्ट पढ़ा है तो वो छोटे छोटे क्वेश्चन आप कर सकते हो, तो वो करने से एक कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ मैं कर सकता हूँ क्वेश्चन। सबसे कॉन्फिडेंस बड़ी चीज होती है। आप एचसी सब्जेक्टिव और करते रहे लंबी लिख के आदत बनाती रहे, मतलब सॉल्व करना है बड़ी, तो आपको एग्जाम में 1 घंटे में 20 क्वेश्चन करना है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप कितनी जल्दी एक क्वेश्चन को निपटा के जा सकते हो। आप पहले कॉन्सेप्चुअल लंबे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते, पर आप कोई एग्जाम दे रहे हो तो एग्जाम ओरिएंटेड होके पढ़ना है। अगर वो कंप्लीटली परफेक्ट हो गया उसके बाद आप नॉलेज बिल्डिंग के लिए पढ़ सकते हैं। मतलब अगर किसी को बहुत अच्छे से सब समझ में आ रहा है तो वो डायरेक्ट पाथफाइंडर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पकड़ के बैठ सकता है। पाथफाइंडर मैंने सुना बहुत ज्यादा टफ किताब है। बहुत ज्यादा टफ किताब है। तीनों में ओनली फिजिक्स में आता है पाथफाइंडर, और मैथ्स में भी आता है पर मैंने देखा नहीं, वो थोड़ा ओलंपियाड लेवल की तरह चला जाता है। फिजिक्स में भी आता है, और आपने पूरा अच्छे से कर लिया भी ना तो भी ऑब्जेक्टिव सेक्शन या बेसिक सेक्शन करना ही अच्छा रहता है, ज्यादा बड़ा सेक्शन भी नहीं करना चाहिए उसमें, क्योंकि ज्यादा टफ क्वेश्चन भी कर लिया तो इजी क्वेश्चन भी गलत हो जाता है।
और फिजिक्स में कोई और बुक? कुछ लोग टीसी पांडे का नाम लेते हैं, टीसी पांडे का नाम लेते हैं। सिंगेज ना एक क्वेश्चन बैंक हो जाती है, अगर बच्चे को सही से टाइम नहीं मिल रहा, वो इतना सारा क्वेश्चन देके पहले उसके दिमाग मैं इतना सारा क्वेश्चन नहीं कर पाया, मैं क्वेश्चन कंप्लीट नहीं कर पा रहा हूँ, मैं किताब कंप्लीट नहीं पता, उसको पहले डिप्रेशन होने लगता है कि मैं किताब ही तो कंप्लीट नहीं कर पा रहा हूँ मैं। तो सिंगेज अगर आपके पास बहुत टाइम है, क्योंकि उसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, क्वेश्चन बैंक मतलब बहुत, एक सिंगेज आती है और एक आती है अनुराग मिश्रा की आती है बालाजी पब्लिकेशन की पार्ट वाइज, उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस होती है, तो उसको कर सकते हैं, मतलब टाइम है तो थोड़ा थोड़ा भी छांट के भी कर सकते हो। पर वैसे आप क्या रिकमेंड करते हो, टच करना चाहिए किताबों को या नहीं? हाँ मतलब आपके पास थ्योरी कंप्लीट है तो डिफरेंट क्वेश्चंस करने में कोई मना नहीं, जहाँ से भी क्वेश्चंस मिल जाए। तो 11th की थ्योरी 11th में खत्म करें, 12th की थ्योरी 12th में खत्म करें, हाँ। ऐसा कुछ 11th में खत्म करने के बाद 11th के क्वेश्चन उठाने, थ्योरी करते करते क्वेश्चन करने से भी अच्छा रहता है ना। अगर आज एक टॉपिक खत्म हो गया तो उसके कुछ क्वेश्चंस बनाते रहो, नया टॉपिक स्टार्ट हो गया तुम पीछे हर दिन जो टॉपिक हो गया उसके क्वेश्चंस बनाते रहो। टच भूल गए ना, जैसे केमिस्ट्री हमें हमेशा टच में रहना चाहिए कि एक मतलब फॉरगेटिंग कर्व एक होता है, मुझे नहीं पता ज्यादा, मैंने थोड़ा देखा हुआ था कि एक चीज आप आज पढ़ रहे हो 1 घंटा, उसी चीज को कल पढ़ना चाहिए आधा घंटा, फिर 3 दिन बाद 20 मिनट, फिर 7 दिन बाद 15 मिनट, फिर 15 दिन बाद मतलब फिर 15 मिनट, तो मतलब एक बात हो जाता है वो याद रह जाता है बार बार करने से। मतलब ये नहीं कि डेली पढ़ रहा है 1 घंटा बैठ के, मतलब जो चीज हमें आज अच्छे से 1 घंटा पढ़ ली तो कल वो जरूर आधे घंटे में वो थ्योरी हो ही जाएगा। तो मतलब केमिस्ट्री एक चीज है वो हमेशा टच में रहनी चाहिए, ना भूल दो। फॉरगेटिंग का कुछ ऐसा कहता है जो हमने आज पढ़ा वो कल हम कुछ 50% तक भूल जाते हैं, हाँ। अनलेस हम रिवाइज करें। अगर हमने रिवाइज करा तो 1 हफ्ते में भूलेंगे, और अगर 1 हफ्ते के अंदर हमने फिर रिवाइज कर लिया तो हम 1 महीने बाद भूलेंगे, और 1 महीने बाद फिर रिवाइज कर लिया तो फिर वो लॉन्ग टर्म में चलेगा। तो ओके, और केमिस्ट्री में क्या करना चाहिए? केमिस्ट्री में कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए? केमिस्ट्री अब छोटा सा ये है कि केमिस्ट्री एक्चुअली अकेला नहीं है, फिजिकल है, इनऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक है, तो इन सबको कैसे करना चाहिए? सारे केमिस्ट्री इंटरलेटरी है ऐसे ही, मतलब वो तो केमिस्ट्री है ना, पहले उसको हमने पार्ट कर लिया कि ऑर्गेनिक रिएक्शन में फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, इनऑर्गेनिक रिएक्शन में फिजिकल पैरामीटर्स होते हैं कि ये रिएक्शन ही क्यों होता है। फिजिकल का अलग ही चलता है वो, मतलब पहले ही इसलिए ही पढ़ाते हैं, थर्मोडायनामिक्स हो गया, इक्विलिब्रियम। ऑर्गेनिक का कोई भी रिएक्शन उठा लो उसमें थर्मोडायनामिक्स इक्विलिब्रियम का पार्ट है, ये रिएक्शन क्यों हो रहा है याद रख देते हैं, पर क्यों नहीं हो रहा है ये नहीं समझते। थर्मोडायनामिक फैक्टर होता है हर रिएक्शन में, क्योंकि ये थर्मोडायनामिक फैक्टर नहीं होता, ये रिएक्शन ही क्यों हो रहा है। और एग्जाम से ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत कम ही आते हैं। तो इनऑर्गेनिक में भी मतलब रिएक्शन क्यों हो रहा है, थर्मोडायनामिक फैक्टर है, आइदर मतलब स्पॉन्टेनियस इसलिए रिएक्शन हो रहा है, नहीं तो बॉन्ड एनर्जी कम रही है बढ़ रही है। तो ऐसे मतलब सारे टॉपिक को इंटर रिलेटेड करके पढ़ने से मजा आता है और याद जल्दी रहता है। तो ऐसी कौन सी चीजें केमिस्ट्री में जो लोगों को पता होनी चाहिए पर पता नहीं होती? ऐसी तो कोई चीजें नहीं है, मतलब जैसे हाँ, कोई ऑर्गेनिक में जैसे आइसोमेरिज्म से रिलेटेड हो कुछ जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपने अच्छे से नहीं पढ़ी ना, तो आप 12th में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं कर सकते। एटलीस्ट जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और आइसोमेरिज्म वगैरह वो अच्छे से कर लेनी चाहिए, कि वो पूरा बेस होता है, मतलब सेकंड ईयर के में जो भी पढ़ेंगे केमिस्ट्री। और कौन सी बुक से के लिए अच्छी है? वो डिपेंड करता है, मतलब एक तो मतलब टीचर्स ढूंढ के लाके पढ़ाते हैं कहीं से आइस, तो और किताबों में तो बहुत सारी किताबें ऑर्गेनिक में एक आती है, वही रंजित साई की आती है, ऑर्गेनिक की एक आती है रंजित साई की किताब, जीआरबी की आती है, मैंने पढ़ा नहीं ज्यादा। पियर्सन की किताब आती है पर उससे मैंने थोड़ी थोड़ी पढ़ी थी। एक पियर्सन की बड़ी सी मोटी सी किताब आती है, और एक किताब आती है मैंने उस नाम भूल, क्लेडन की आती है शायद, क्लेडन आती है, और एक कौन सा था, पीटर साइक्स आती है, पीटर साइक्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वो पढ़ सकते हैं। बहुत सारी किताबें हैं पढ़ने के लिए। और इनऑर्गेनिक के लिए एनसीईआरटी पहले, तीनों के लिए एनसीईआरटी या सिर्फ इनऑर्गेनिक के लिए? फिजिकल में मतलब एनसीईआरटी केमिस्ट्री के लिए पढ़ लेना चाहिए, पर क्वेश्चंस करने के लिए थोड़ा बाहर देखना चाहिए फिजिकल ऑर्गेनिक में। इनऑर्गेनिक में भी एनसीईआरटी से जितना है वो हम उतने ही याद नहीं रहे, मतलब वो छोटी छोटी चीजों से क्वेश्चन आ जाता है जेई मेन में,
एडवांस में जितना भी क्वेश्चन आता है वो कॉन्सेप्चुअल आता है कि जो कि आप सोच के एडवांस मतलब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो अच्छे से एनसीईआरटी पढ़ लेनी चाहिए, फिर इनऑर्गेनिक के लिए जेडीली पढ़ सकते, जेडीली अच्छी किताब, इंडियन एडिशन। इंडियन एडिशन। एनीथिंग एल्स अभिषेक ऐड करना चाहिए? नहीं सर, बहुत है ये? हाँ सर। ओके, और फिजिकल के लिए कौन से बुक्स हैं? फिजिकल के लिए पढ़ने के लिए रंजीत शाही अच्छी किताब है, और जीआरबी की तो हर सब्जेक्ट की किताब आती है, मैंने नहीं पता। और फिजिकल में ज्यादा जितना क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सको उतना अच्छा है, मतलब और टेस्ट सबसे ज्यादा जरूरी है। आप मतलब सिलेबस कंप्लीट हो ना हो, टेस्ट देते रहना चाहिए कि टेस्ट के लिए डर नहीं होना चाहिए, मतलब ये डर नहीं होना चाहिए आज टेस्ट है, मतलब घर पे जो क्वेश्चन हो रहा है आराम से बैठ के टेस्ट में वो गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो भी तो एक हम क्वेश्चन ही कर रहे हैं, ये दिमाग में नहीं आना चाहिए कि ये टेस्ट है, तो पहले इतना प्रैक्टिस कर लेना चाहिए। टेस्ट के वक्त ऐसा नहीं लो ये टेस्ट दे रहे हैं तो डर की वजह से क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। तो टेस्ट प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि घर पे आराम से हम बैठ के क्वेश्चन लगाते रहते हैं, एक क्वेश्चन नहीं हो रहा 15 मिनट बैठे। जेईई एग्जाम टफ होता है, लिमिटेड टाइम में मुश्किल सवाल जल्दी से करने पड़ते हैं, तो टाइम मैनेजमेंट, आप कौन से टॉपिक आपको पहले करना है, कौन से टॉपिक दूसरे में करना है, ये सबका अलग अलग प्रेफरेंस होता है। तो ये देख के जितना टेस्ट दे दोगे आपको पता चल जाएगा कि मेरा कौन सा, आप 3-4 तरीके अटेम्प्ट कर लो कि मैं पहले ये कौन सा आपको सुटेबल लग रहा है उसी को पकड़ के चलो लास्ट तक, तो टेस्ट देने से ही आदत आती है। तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे अगर स्टूडेंट्स जो प्रिपेयर कर रहे हैं? कुछ लोग कहते हैं कि भाई पीसीएम से सबसे ज्यादा जरूरत तो बल्कि मोटिवेशन टू रैंक के लिए नहीं सोचना चाहिए, जेईई एडवांस के बाद क्या होगा नहीं सोचना चाहिए। अभी जो पढ़ रहे हो वो मतलब उसमें खुशी होनी चाहिए कि हमें पढ़ रहा हूँ, कुछ नया सीख रहा हूँ। टेस्ट देने के बाद ये खुशी होनी चाहिए मैं इतने बच्चे के साथ कंपटीशन करके कुछ कर सकता हूँ। बस रैंक के बारे में नहीं सोचना चाहिए, आगे के लिए भी नहीं सोचना। सोशल मीडिया के बारे में, फोन के बारे में क्या ओपिनियन है? वो यूज ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि जरूरत ही क्या है पढ़ाई में उसकी, मतलब सोशल मीडिया की यूज मतलब टेंशन कम करने के लिए दोस्तों से बातें करते हो तो 15 मिनट, अगर पढ़ाई के बारे में बातें करते हो तो 1 घंटा 15 मिनट ऐसे बातें हो जाती है। सोशल मीडिया में तो स्ट्रेस फ्री के लिए घर पे मम्मी पापा से बात कर लो, ये मोबाइल फोन छोड़ दो, वो नहीं चाहिए, वो सब होगा तो डिस्ट्रैक्शन होता है बहुत। ओके, और जो हम अगर कहें कि भाई और आईआईटी में आपका एक्सपीरियंस कैसा है? आपको कंप्यूटर साइंस मिली यहाँ पर, तो कैसा एक्सपीरियंस है? किस तरह के आपके फ्रेंड्स हैं? किस तरह का हॉस्टल है? क्या ये वैसे ही है जैसे आप सोचते थे? कैसा है? मतलब मैं कभी सोचा ही नहीं आईआईटी, मैंने जेईई एडवांस मैं जब पहली बार सोचा ना कि जेईई एडवांस देना है तो मैंने इसलिए नहीं सोचा कि मुझे बीटेक करने आईआईटी जाना है, मैं इसलिए एग्जाम दिया कि ये इंडिया का टफेस्ट एग्जाम है और जितने बच्चे दे रहे हैं उनमें कॉम्पीट करके मुझे उनमें कुछ रैंक लाना है। मैंने ये सोच के जेईई मैंने ये सोच के एडवांस नहीं है मुझे कुछ भी करके कुछ भी कर लेना है जिसकी कॉलेज में सीट मिल जाए। मैंने ये करके एग्जाम नहीं, मैंने ये कि एग्जाम को एग्जाम के तरीके से कि एग्जाम में अच्छा करना है मुझे, एग्जाम के बाद क्या होगा ये मुझे नहीं पता, मुझे उस एग्जाम में जितने भी बच्चे कम्पीट कर रहे हैं उनमें अच्छा ऐसे करना है। तो मैंने ये सोच के एग्जाम दिया था और उसके बाद मिल रहा है आईआईटी, तो पढ़ने के लिए तो अच्छी पढ़ने के लिए तो पढ़, तो एग्जाम हॉल में आप एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो तो एग्जाम में खुशी होनी चाहिए, ये नहीं कि मैं एग्जाम इसलिए दे रहा हूँ कि मुझे आगे एग्जाम से काम है, तो एग्जाम के प्रति आपका कोई ये नहीं है ना, आपके एग्जाम के प्रति कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। ठीक है, ग्रेट, थैंक यू,